ये जो दरवाजा है, मैं इस दरवाजे से बाहर नहीं निकलती होती थी, क्योंकि वो कहता था कि बाहर उसकी नजर पड़ गई, उसकी नजर पड़ गई। जो जेवर मैं लेके आई थी वो भी इस शख्स ने बेच दिया। मैं गाड़ी लेके आई थी, वो गाड़ी भी इसने बेच दी। खलील रहमान कमर कहते हैं कि किसी को अपने जिस्म की मैल उतार के दिखाना आसान नहीं है। आज मैं इतनी बेबस हूँ कि मुझे अपना आप एक्सपोज करके दुनिया को दिखाना पड़ रहा है कि जी ये देख ले मेरे साथ क्या हो रहा है, और कोई नहीं सुन रहा मेरी। मैं अकेली होती, 3 बच्चों की माँ ना होती तो शायद मैं ये जंग लड़ती भी ना। मैं सरसद का छोड़ के देती हर चीज़ को। हो सकता है मुझे कल करवा दे। फरहान अंजुम वल्द अंजुम अहमद इछरा के रिहायशी और वहीं पर सुनियारे भी। ये ऐसी शख्सियत का नाम है जो पुलिस, कानून, इंसाफ, तंजीमें, इदारे सब खरीद चुके हैं। और ये मैं बातें नहीं कर रहा, ये रियलिटी है। उनकी अपनी सगी बीवी मेरे साथ इस वक्त बैठ के रो रही हैं। ये इनका निकाहनामा है। बीवी के साथ वो क्या हशर कर रहा है, क्या हाल कर रहा है, किस तरह से जुल्म ज्यादती कर रहा है, आप उनकी बीवी सना आगा खान की ज़ुबानी सुने। और याद रखिएगा, ये कोई आम खातून नहीं, एक सहाफ़ी खातून। फरहान अंजुम के साथ आपका रिश्ता कब हुआ और यहाँ तक नौबत कैसे पहुँची? फरहान अंजुम के साथ आज से तकरीबन 2 साल पहले जो है ना मेरी शादी हुई। हमारा एक एग्रीमेंट था। मेरे पास 3 बच्चे थे। ठीक है। और इन्होंने पूरी मुझे यकीन दहानी दिलाई थी कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वो इजाफा होऊंगा जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है। इन्होंने मुझे मीडिया छुड़वा दिया। इन्होंने मुझे कहा कि आप सब कुछ छोड़ दें। मैंने छोड़ दिया। मैंने इस घर के अंदर अपने आप को कैद कर लिया। मैं बाहर नहीं निकली। बाहर नेबर्स मुझे नहीं जानते थे, लोग मुझे नहीं जानते थे कि अंदर कौन खातून है। मैंने अपनी फैमिली में मिलना ख़त्म कर दिया था। ये जो दरवाज़ा है, मैं इस दरवाजे से बाहर नहीं निकलती होती थी, क्योंकि वो कहता था कि बाहर उसकी नज़र पड़ गई, उसकी नज़र पड़ गई। तो मैंने कहा यार इन मामला से अवॉइड करने से अच्छा ये मैं अपने घर में अगर मुतमईन हूँ तो मुझे कोई मसला नहीं। मेरे इस 5 मरले के घर के बाहर जी एक वॉचमैन बिठाया गया। अच्छा। इसको पूरा हर जगह से कैमरास लगाए गए इस घर के अंदर, और कैमरास ये शख्स खुद मॉनिटर करता था। ये घर आए या ना आए, इन्हें पल पल की खबर होती थी कि घर में कौन आया और कौन गया। इसने गाड़ी भी सेल करवा दी। उसने कहा कि तुम बाहर जाती आती हो तो गाड़ी तुम सेल करो, मैं तुम्हें नई गाड़ी लेके दूंगा। गाड़ी सेल हो गई, उसके बाद कोई गाड़ी नहीं आई। इसने एक नई सिम ली, नया मोबाइल लिया, वो मुझे गिफ्ट कर दिया। मैं बड़ी खुश थी, अपडेट हो गया मोबाइल भी और ये सारा कुछ। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जो मैसेजेस आते हैं ना व्हाट्सएप पे, वो हर मैसेज का इसको पहले पता होता। तो वो पता चला कि व्हाट्सएप इसके मोबाइल पे खुला हुआ। फिर हमारे इख्तिलाफात मजीद बढ़ गए। इस वक्त आपके ऊपर जुल्म तशद्दुद भी हो रहा है, यहाँ तक नौयत किस तरह पहुँच गई? इस शख्स ने जब एक हक महर मुअज्जल में मुझे घर लिख के दिया, वो जब ट्रांसफर होने की बारी, 1 महीने के बाद सोसाइटी का एक रूल है कि 1 महीने के बाद ट्रांसफर आपको मिल जाती है, तो वो इसने अपने नाम ट्रांसफर करवा लिया। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आपने अपने नाम क्यों किया जब ये हक महर मुझे दे दिया गया? तो फिर आपने कहते नहीं वो अभी मेरे नाम हुआ है तो मैं आपके नाम कर दूंगा। हर चीज वेरी वेल प्लान्ड हुई। इन्होंने एक स्टाम्प किया, स्टाम्प में इन्होंने बैंक का जिक्र किया। उसने कहा कि मेरे वालिद साहब अगर ये निकाहनामा में देख लेंगे ना तो वो बहुत बुरा मनाएंगे, हो सकता है मुझे कत्ल करवा दें मेरे वालिद साहब। तो आप ना इस तरह एक स्टैम्प जो है ना वो लिखें जिसमें ये मेंशन करे कि ये बैंक के थ्रू मैंने लिया है, क्योंकि अगर मैं इकट्ठे पैसे बता दूंगा तो वो कहेंगे कहाँ से आए और ये वो। मैंने तो अंदर से जेवर जुवर बेच के पता नहीं जो भी इसने करना होता है वो करना था। मुझे उस वक्त तो समझ नहीं, ओबियसली उस टाइम हम लोग तो बड़े खुश थे कि भाई जी ठीक है जी, एक बंदा ऐसे है जो इस कंडीशन से आपको लेके जा रहा है कि जिसमें आप समझ रहे हो कि आपको एक लाइफ मिल रही है, एक ऐसी लाइफ मिल रही है जिसमें आप सुकून ही सुकून होगा। वो लोगों को लेके आता रहा घर दिखाने के लिए। तो मैंने कहा ये लोग क्यों आ रहे हैं, ये घर क्यों बिक रहा है? उसने कहा कि जी बिल्कुल खत्म हो गया सब कुछ, मैं लुट गया। ऊपर तक प्लाजा है इछरा में इनका। ठीक है। अपना एक दुकान नहीं है, वहां पर 3 दुकानें इनकी सोने की, वालिद साहब की है और एक इनकी है और एक भाई की है। उसके अलावा DHA फेज 1 में इनका घर है। इसके अलावा और भी DHA में इनकी प्रॉपर्टी है। मगर ये जो 5 मरले का घर है ना जी, ये इसलिए बेचना था क्योंकि वो जो शख्स था ना, वो शख्स एक प्लान करके मेरी लाइफ में आया था और उसने इसको, उसके बाद उसने सोचा हुआ था कि मैं इस घर को बेचूंगा, मैं अपने घर में चला जाऊंगा और ये सड़कों पे रुलती रहेगी। मगर मैंने इस पे स्टे ले लिया। 2 साल हो गए जी, मुझे इसने एक पैनी नहीं दी खर्चे की सूरत में। निकाह में जरूर हूँ मैं इसकी। जो जेवर मैं लेके आई थी वो भी इस शख्स ने बेच दिया। मैं गाड़ी लेके आई थी, वो गाड़ी भी इसने बेच दी, इस शर्त पे कि मैं तुम्हें नई गाड़ी लेके दूँ। उसके बाद ये घर जो उन्होंने दिया है ये भी नीलाम हो गया।
अभी आपने बताया कि आप इस घर में सिर्फ 12 दिन की मेहमान रह गई। जी बिल्कुल। 12 दिन के बाद क्या होने जा रहा है? नीलामी हो गई है इस घर की। तकरीबन आज से 25 दिन पहले नीलामी हो चुकी है। नीलामी क्यों हुई है? नीलामी इसलिए हुई है कि जी मैंने बेचने नहीं दिया, मैंने स्टे ले लिया। ऑब्वियसली जब भी कोई आता है वो देखता होगा कि यार ये स्टे हुआ हुआ है यहाँ पर, तो वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदता होगा। जी मैंने समझ कुछ नहीं, फिर उन्होंने बैंक से लोन ले लिया। अब लोन लिया जी 85 समथिंग करके, वो लोन का 85 लाख, हाँ 85 85 लाख रुपए, 85 लाख रुपए मेरे इल्म में नहीं था। अलबत्ता एक दिन 25 दिन पहले यहाँ पर सारे वकला वगैरह इकट्ठे रहे, मेरे कैमरास लगे हुए, मुझे बाहर हलचल सी महसूस हुई। पता चला जी बैंक का बैलफ है और ये नीलामी कर रहे हैं बाहर। अच्छा। मैंने उनसे निकल के पूछा, मैंने कहा कि मैं नीलामी किस चक्कर की हो रही है, किस चीज़ की नीलामी हो रही है? कहती है आपका घर है जो, इस घर को फरहान अंजुम ने हमें दे दिया, हमें पेपर दे दिए कि आप इसके साथ जो मर्जी करें, तो ये नीलामी हो रही है। तो मैंने उस पर बड़ी कोशिश की कि मैं इसको यहाँ पर रोक सकूँ, मगर क्योंकि वो सोच के आए हुए थे आज नीलामी करनी, मैंने उन्हें दिखाया भी, मैंने स्टे लिया हुआ, ये मेरे हक महर में है, ये सर। तो कहते बैंक किसी चीज़ को नहीं। आप अपने बच्चों के साथ रिहाइश पजीर थी यहाँ पे, तो पुलिस को कांटेक्ट नहीं किया? मैंने 15 पे कॉल की, उन्होंने कहा कि जी ये बैंक का मामला है। बैंक वालों ने अपना काम किया, नीलामी हुई, 3 लोग नीलामी में ऐड थे जो कि शायद एक प्लान्ड लीक ऐड थे। मैंने उनको कहा कि मैंने भी ऐड होना, उन्होंने मुझे ऐड नहीं किया। यानी आपको नीलामी में भी ऐड नहीं होने? नीलामी में भी ऐड नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कोई पेपर है तो दिखाओ, मैंने कहा स्टे का पेपर है, स्टे का पेपर। उन्होंने कहा हम नहीं मानते। मैंने 15 पे कॉल करके मैंने इनको कहा था कि ये बंदा छुरी लेके घर में एंटर हुआ है, इसने मुझे मारने की कोशिश की है, मेरे बच्चों को डराया धमकाया है इसने। तो मैंने कहा कि आप लोग कुछ करें, कोई FIR नहीं। वो छुरी लगा के वो मार जाता तो फिर शायद कोई वकूआ बन जाता। इस सारे मामले में ये मैं बैंडेज देख रहा हूँ, हाथ पे आपके जख्म है, ये क्यों हुआ? मेरी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम 4 बजे था। मैं उधर से निकली हूँ, कोर्ट से निकली हूँ। कोर्ट से निकल के मैंने पेपर कलेक्ट करे थे बैंकिंग कोर्ट से। वहाँ रास्ते में 2 लड़कों ने मेरी गाड़ी रोकी है, गाड़ी अभी रोकी। मैं उनको भी बोल ही रही थी, मीनवाइल मेरे गाड़ी के जो दरवाजे ना उसको किसी ने हाथ मार कर झटके के साथ खोला है। उन्होंने मुझे घसीट के यहाँ से मुझे निकालने की कोशिश की है, और ख़ास तौर पर बड़ा मीडिया कर दी है ना। मतलब जो चीज़ें शायद उसके जहन में ये था कि मैं इसको यहाँ से फ़िलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ना पहुँचने दूँ, या जो भी मामला था। जब मैं नहीं हुई तो फिर उसके हाथ में शायद चाबियाँ थी या क्या चीज़ थी, जो कुछ भी उसने यहाँ पे मारा है मुझे, और ये सारा, और यहाँ से पीछे से मेरी शर्ट फटी हुई थी सारे, मेरा बाजू अभी तक फ्रीज है, ये मूव नहीं कर रहा सही तरीके से। तो इस पर पुलिस ने कोई एक्शन लिया कि ये जी पहली FIR थी जो मेरी ऑन द स्पॉट होगी, जिसमें मुझे बार बार थाने कचहरियाँ नहीं करनी पड़ी, या जो भी हुआ ये फ़ौरन उसी दिन ये FIR हो गई। तो उस पर कोई रिस्पांस भी आया कि सिर्फ FIR है? नहीं जी, उसके बाद अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद फिर अगले लम्हे पता चला जी उनका फिर बेल हो गई है। तो अब आगे अल्लाह बेहतर जानता है जी क्या होगा। असल में शायद उस मसला ये हुआ है कि अब मैंने मीडिया में इसको एक्सपोज कर दिया। देखिए जब एक बंदे की सुनवाई नहीं होगी, ये आसान नहीं है। ये खलील रहमान कमर कहते हैं कि किसी को अपने जिस्म की मैल उतार के दिखाना आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। मैं आज जो बोल रही हूँ, मुझे पता है मेरे अपने रिलेटिव्स, मुझे 10 कॉल्स आ रहे हैं कि सना क्या कर रही हो, सना क्या करे, सना बेबस है। आज मैं इतनी बेबस हूँ कि मुझे अपना आप एक्सपोज करके दुनिया को दिखाना पड़ रहा है कि जी ये देख ले मेरे साथ क्या हो रहा है, और कोई नहीं सुन रहा मेरी। अभी ऑफ द कैमरा बच्चे आपको देख रहे हैं कि हमारी वालदा इस तरह से बोल रही हैं, कोई सुनाई नहीं, कोई नहीं सुन। देखिए जी, ये जंग मेरी, शायद अगर मेरे अकेले पे ये वक्त होता ना, मैं अकेली होती, एक 3 बच्चों की माँ ना होती, तो शायद मैं ये जंग लड़ती भी ना, मैं सरसत का छोड़ के देती हर चीज़ को। क्योंकि देखिए जब एक औरत माँ बन जाती है ना, तो उसके लिए चीज़ें इतनी मुश्किल हो जाती हैं कि मैं अब ये हड्डी ना निगल सकती हूँ ना ये मैं उगल सकती हूँ। मैं इस घर से, ये 5 मरले का घर है, शायद ये वर्थ भी नहीं रखता होगा, इसकी कोई मेरे नज़दीक कोई वर्थ नहीं है, मगर अगर देखा जाए तो ये साहिबाना उन 3 बच्चों का जिनको ये बेआसरा करने के लिए, इसके अपने भी बच्चे हैं फरहान के, और ये माशाल्लाह एक कनाल में इनका घर है और वहाँ पर रह रहे हैं बच्चे इनके सेटल्ड हैं। मगर सिर्फ और सिर्फ मसला ये है अना का, और कुछ भी नहीं। 12 दिन के बाद कहाँ, कहीं और जगह, किसी और जगह प्लान है शिफ्ट होने का, या क्या किधर 12 दिन के बाद जाना? देखिए जी, मैंने सोचा तो ये है कि मैं फरहान अंजुम का जो जहाँ इनके वालिद साहब और वो इनकी फैमिली रहती है वहाँ चली जाऊँगी, क्योंकि देखिए मेरे शौहर हैं,
और वो मेरे ससुर हैं। यानी बेसिकली आपकी जंग इस घर की नहीं है, एक छत की है जिसमें आपके बच्चे रह सकें। ये इस घर की जंग नहीं है, ये उस शेल्टर की जंग है जिसमें मेरे बच्चे महफूज हैं। मैं अगर फरहान मुझे तलाक दे दे, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। अगर अपने निकाह में रख के 2 साल उस बंदे ने ये नहीं पूछा कि तुम कहाँ जी रही हो, कहाँ मर रही हो, सिर्फ कंसर्न उसका घर के साथ ही है, तो ये ज्यादती है, ये जुल्म है। और इस जुल्म की इंतहा ये है कि मैं जिन इदारों के पास जहाँ तक हो सके मैं गई हूँ उनके पास, मैं जहाँ तक उनको बता सकी कि मेरे साथ ये हो रहा है, आवाज़ सुनने को कोई तैयार ही नहीं। यहाँ पर आपकी सीएम खातून हो, यहाँ पर आपकी ख़वातीन की जितनी मर्जी तंजीमें एक्टिव हो, यहाँ पर आप ख़वातीन को रेड लाइन कह लें, आप कुछ भी कर लें, यहाँ पर इंसाफ उसको मिलेगा, यहाँ पर इंसाफ उसकी जानिब झुकेगा जिस साइड पर पैसा है। सना आगा खान जैसी हज़ारों ख़वातीन ऐसे ही मार्केट में, ऐसे ही फील्ड में रुलती रही इंसाफ के लिए, कोई परवाह नहीं।